आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। अर्णव ने उत्सुकता से कहा, खजाना टॉवर स्वर्गीय सम्राट मायरिया ट्रेजर भगवान का काम है। चूंकि चौकसी परिवार ने एक 2 सितारा कीमिया देवता को आमंत्रित किया था, तो टावर लॉर्ड उच्च अधिकारियों में से किसी 2 सितारा कीमिया देवता को क्यों नहीं आमंत्रित करते? निधि ने यह सुनकर असहाय होकर कहा, सर को यह नहीं पता। हमारा ज्वेल हिल काउंटी की असंख्य खजाना टावर पूरे राजपुर राजधानी क्षेत्र में बहुत कमजोर है। हमें न केवल बहुत भारी करों का भुगतान करना पड़ता है, बल्कि कई तरह की पाबंदियां भी है। इसलिए 2 सितारा और उससे ऊपर के कीमिया देवता सभी दुर्लभ संसाधन हैं। आमतौर पर वे सभी कुछ बड़े काउंटियों को आवंटित किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में टावर लॉर्ड ने भी ऊपर से अनुरोध किया है, लेकिन ज्वेल हिल सिटी इतनी छोटी जगह होने के कारण उच्च अधिकारियों ने बस आंखें मूंद ली और हमें अपनी मनमानी करने दी। हालांकि उसने बहुत पहले ही थोड़ा अनुमान लगा लिया था। फिर भी असंख्य खजाना टॉवर की इतनी दयनीय स्थिति देखकर आरव बहुत हैरान हुआ। असल में असंख्य खजाना टॉवर का इतना दयनीय प्रदर्शन करना किसी स्वर्गीय सम्राट का काम था। तो हम सिर्फ अपने प्रयासों पर ही निर्भर रह सकते हैं, आरव ने कहा। निधि ने असहाय होकर सिर हिलाया और कहा, यही तर्क है, लेकिन उनके पास एक 2 सितारा कीमिया देवता है। हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, चाहे कुछ भी हो। आरव मुस्कुराया और बोला, 2 सितारा कीमिया देवता प्रभावशाली लगता है, लेकिन ज्वेल हिल शहर में जो 2 सितारा दिव्य गोलियों तक का उपयोग कर सकते हैं और उनका उपयोग करने का खर्च उठा सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? निधि ने कहा, लेकिन चौकसी परिवार की प्रथम श्रेणी की मध्यम श्रेणी की दिव्य गोलियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें पहले ही मौत के मुंह में धकेल दिया है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, प्रथम श्रेणी की मध्यम श्रेणी की दिव्य गोलियां वाकई एक समस्या है। लगता है मुझे पहले ही सफलता हासिल करनी होगी। निधि स्तब्ध रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं टावर लॉर्ड से मिलने जाऊंगा। अच्छा, क्या मिस कनिका अभी भी ठीक है? मिस कनिका का जिक्र करते हुए निधि मुस्कुराई और बोली, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मिस कनिका की मार्शल आर्ट प्रतिभा वाकई अद्भुत है। उनकी ताकत तो अब मुझसे भी ज्यादा हो गई है। आरव की भौहें तंग गई और उसने कहा, इतनी जल्दी सुधर गई? कनिका का देवता लोक में पहुंचना भी बस कुछ ही दशकों की बात थी, लेकिन निधि तो बहुत पहले ही देवलोक की एक शक्तिशाली हस्ती थी। कुछ ही दशकों में कनिका ने निधि को पीछे छोड़ दिया। इस तरह की प्रगति की गति को भयावह कहा जा सकता है। निधि अचानक उदास भाव में बदल गई और बोली, हाँ, अब मैं कनिका के लायक नहीं रही। मैं कहती हूं, सर, आपने कनिका को बचाया भी और बिना परवाह किए उसे एक तरफ फेंक भी दिया। उसे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, है ना? हमारी कनिका तो रोज तुम्हारे बारे में सोचती है, जब तक वो दीवानी न हो जाए। आरव ये सुनकर दंग रह गया। उसने सिर हिलाया और बोला, बकवास मत करो। इस आरव का दिल तो पहले ही किसी और समर्पित हो चुका है। मैंने मिस कनिका को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वो मेरी रक्षक है और स्त्री पुरुष की भावनाओं में नहीं उलझी। बात खत्म करके आरव सीधे मुड़ा और निधि को एक कड़वी मुस्कान के साथ पीछे छोड़कर चला गया। आरव का भी सिर चकरा गया। उसके अपने मामले अभी सुलझने बाकी थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से कोई प्रेमऋण छोड़ जाएगा। यहां बस कनिका ही उसकी रक्षक थी। आरव निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता था और चाहे कुछ भी हो जाए उदासीन नहीं रह सकता था। उस पर दीक्षा और स्तुति का बहुत ज्यादा ऋण था और अब वो दूसरों को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता था। लगता है मुझे भविष्य में मिस कनिका से संपर्क कम करना पड़ेगा, वरना वो शायद और भी गहरे धंसती चली जाएंगी। आरव ने बेबसी से खुद से कहा। जब भगवंत शेखर ने आरव को देखा तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे में एक तेज रोशनी देख ली हो। अरे छोटे भाई आरव, अगर तुम अभी एकांतवास नहीं छोड़ते तो हमारे असंख्य खजाना टॉवर को हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, भगवंत शेखर ने आरव को खींचकर कहा। इस समय इस स्थिति में आरव ही उसकी एकमात्र आशा थी। आरव मुस्कुराया और बोला, टावर लॉर्ड को चिंता करने की जरूरत नहीं है। असंख्य खजाना टॉवर के मामलों के बारे में मैं वहां निधि से पहले ही सुन चुका हूं। भगवंत शेखर की नजरें चमक उठीं। पहले तो ये एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन जल्द ही फिर से संदेह पैदा हो गया जब उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई रास्ता है? लेकिन
ऐसा लगता है कि मध्य स्तर ग्रोटो प्रोफाउंड से अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। प्रथम स्तर की मध्यम श्रेणी की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से पहले मध्य श्रेणी ग्रोटो प्रोफाउंड तक पहुंचने के लिए अपनी शक्ति की आवश्यकता होती है। देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के बीच असमानता बहुत अधिक थी। लोगों को पार किए बिना दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना लगभग असंभव था। आरव द्वारा अराजक स्वर्गीय सिद्धांत की साधना करने के बाद उनका क्षेत्र बढ़ा नहीं बल्कि गिर गया और लगभग वैसा ही दिखने लगा जैसा वो बंद एकांत में जाने से पहले था। इसलिए भगवंत शेखर ने आरव के शब्दों पर संदेह व्यक्त किया। आरव मुस्कुराए और बोले, प्रभु निश्चिंत रहें, आप बस संदेश भेज दीजिए। हमारा असंख्य खजाना टावर एक बिल्कुल नई प्रथम श्रेणी की दिव्य गोलियां लाने जा रहा है। इसका प्रभाव सार वर्धक गोली की तुलना में दोगुना है, कीमत अपरिवर्तित। इसके अलावा इस प्रकार की औषधीय गोली निम्न श्रेणी से लेकर दिव्य श्रेणी तक सभी प्रकारों में उपलब्ध है। हर बार जब आरव एक शब्द कहते तो भगवंत शेखर के हृदय में एक प्रकार का आघात होता। सार वर्धक गोली एक औषधीय गोली थी जिसका उपयोग मध्यम स्तर की ग्रोटो प्रोफाउंड साधना के लिए किया जाता था। इसका औषधीय प्रभाव दिव्यसार गोली से भी अधिक था। जब मार्शल कलाकार दिव्यसार गोली लेते थे और उसका कोई प्रभाव नहीं होता था तो वे आमतौर पर सार वर्धक गोली खरीदना पसंद करते थे। औषधीय गोलियों की सहायता के बिना साधना की यात्रा स्वर्गारोहण के समान कठिन थी। बहुत कम लोगों के पास आरव के स्वर्ग विरोधी साधन थे जो दिव्य श्रेणी औषधीय गोलियों को निरंतर परिष्कृत कर सके। इसलिए वे केवल उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां ही खरीद सकते थे। केवल औषधीय प्रभावों की बात करें तो दिव्य श्रेणी की दिव्य सार गोली के औषधीय प्रभाव उच्च श्रेणी सार वर्धक गोली के लगभग समान ही थे। हालांकि दिव्य श्रेणी दिव्य सार गोली उच्च श्रेणी सार वर्धक गोली की तुलना में बहुत अधिक महंगी थी। इसका कारण यह था कि दिव्य श्रेणी औषधीय गोलियों का असीमित सेवन किया जा सकता था। बस यही था कि ज्यादातर मार्शल आर्टिस्टों के लिए दिव्य श्रेणी औषधीय गोलियां बहुत कम मददगार थी। अगर वे दिव्य श्रेणी दिव्य सार गोली खरीद भी लेते तो भी लंबे समय तक उसका सेवन करना संभव नहीं था। इसलिए दिव्य श्रेणी औषधीय गोलियां आमतौर पर सिर्फ एक दिखावा थी। उन्हें खरीदने वाले वास्तव में बहुत कम थे। जब एल्डर अखिलेश चौकसी परिवार में आए तो उन्होंने कई तरह की स्वर्ग श्रेणी प्रथम श्रेणी की मध्यम श्रेणी दिव्य गोलियां निकाली जो स्वाभाविक रूप से बहुत लोकप्रिय थी। ज्वेल हिल सिटी के कीमियागरों को स्वर्ग श्रेणी की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बस जैकपॉट मारना था। लेकिन आरव ने वास्तव में कहा कि वो एक बिल्कुल नई तरह की प्रथम श्रेणी की दिव्य गोलियां लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सुनकर भगवंत शेखर हैरान रह गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। छोटे भाई आरव, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? सार वर्धक गोली का दुगुना असर? मैंने ऐसी औषधीय गोली के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? भगवंत शेखर को लगा कि आरव मजाक कर रहे होंगे। राजपुर राजधानी में भी मध्यम स्तर ग्रोटो प्रोफाउंड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खेती की औषधीय गोलियां भी सार बढ़ाने वाली गोलियां ही थी। उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि किस तरह की औषधीय गोली के औषधीय गुण सार वर्धक गोली से दोगुने होते हैं। और इसकी कीमत भी सार वर्धक गोली जितनी ही थी। यह सचमुच बहुत ही काल्पनिक था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी बहुत सामान्य है कि टावर लॉर्ड ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। इस दिव्य गोली का नाम सार सुधार गोली है। इस आरव ने इस औषधीय गोली को एक बहुत ही प्राचीन शास्त्रीय अभिलेख में देखा था। अगर टावर लॉर्ड को इस आरव की बातों के बारे में चिंता होती है तो टावर लॉर्ड इस आरव के इसे परिष्कृत करने का इंतजार करने के बाद इसे फिर से प्रचारित भी कर सकते हैं। आरव द्वारा भगवंत शेखर को अभी चेतावनी देना स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करने और सार सुधार गोली का तापमान पहले बढ़ाने के लिए था। इस तरह यह असंख्य खजाना टावर के व्यवसाय के लिए स्वाभाविक रूप से फायदेमंद होगा। अगर इसे परिष्कृत करने के बाद लॉन्च किया जाता तो वे स्वाभाविक रूप से समय के लिहाज से पहल खो देते। दरअसल ये सार सुधार गोली वो नहीं थी जो आरव ने कुछ अभिलेखों में देखी थी। ये उसे धूलिन ने सिखाया भी नहीं था। ये सार सुधार गोली एक गोली सूत्र था जिसे आरव ने तब बनाया था जब वो कीमिया के साथ दांव में प्रवेश कर रहे थे। गोलियों को परिष्कृत करते समय आरव ने कभी भी गोलियों के सूत्रों का सख्ती से पालन नहीं किया। अधिकांश कीमियागर गोलियों को परिष्कृत करते समय गोलियों के सूत्रों के अनुसार ही परिष्कृत करते थे और गोलियों के सूत्रों के माध्यम से औषधीय गुणों से परिचित होते थे। लेकिन आरव का ध्यान हमेशा आत्मिक औषधियों पर रहता था और वे आत्मिक जड़ी बूटियों को आधार मानकर गोलियों के सूत्रों को समझते थे। यदि ऐसा न होता तो वे दाव विरोधी गोली, उस प्रकार का स्वर्ग विरोधी गोली सूत्र भी नहीं बना पाते। अमर उपवन दुनिया में रहते हुए उन्होंने पहले ही कई गोलियों के सूत्र बना लिए थे। अब आरव ने रसायन विद्या के साथ दांव में प्रवेश किया और अराजक स्वर्गीय सिद्धांत की रचना की। इस साधना पद्धति के साथ
रसायन विद्यादाओं के प्रति उनकी समझ और भी गहरी हो गई। इसके साथ ही उन्होंने उन कई हजार प्रकार की प्रथम स्तर की आत्मिक औषधियों के औषधीय गुणों को पहले ही पूरी तरह से समझ लिया था। कुछ गोलियों के फार्मूले बनाना आरव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सार सुधार गोली उनमें से एक थी। भगवंत शेखर के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से कहा, छोटे भाई, इस भाई का ये मतलब नहीं है। मैंने आपको गलत नहीं समझा। बस छोटे भाई के शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं, इसलिए ये भाई इतना चकित होगा। आरव मुस्कुराया और बोला, टावर लॉर्ड को औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। आज आरव को जो कुछ भी मिला है वो सब असंख्य खजाना टावर की बदौलत है। ये आरव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दया के लिए कृतज्ञता दिखाता है। मैं इस छोटी सी बात पर क्यों नाराज हूं? क्या तुम लोगों ने सुना? असंख्य खजाना टावर ने पहले ही कह दिया है, वे एक नई तरह की औषधीय गोली लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम सार सुधार गोली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सार सुधार गोली है। हे भगवान, ये अद्भुत है। मैंने सुना है कि इस सार सुधार गोली के औषधीय प्रभाव सार वर्धक गोली से दोगुने हैं। तुम भी यही मानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये बाजार में गोभी बेच रहा है? क्या तुम जानते हो कि दोगुना किस तरह का कॉन्सेप्ट है? बात तो सही है। मुझे लगता है कि असंख्य खजाना टावर अब और टिक नहीं सकता। जानबूझकर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। सच कहूं तो हमारे ज्वेल हिल सिटी का असंख्य खजाना टावर वाकई थोड़ा कमजोर है। लेकिन असंख्य खजाना टावर से मुकाबला करने के लिए चौकसी परिवार ने हमें, इन निचले स्तर के मार्शल कलाकारों को, फायदा पहुंचाया। असंख्य खजाना टावर कोई हलचल मचा पाता है या नहीं, हम बस इंतजार करेंगे और देखेंगे। खजाना टावर ने जो बात फैलाई वो ज्वेल हिल सिटी में फैलती रही, लेकिन ज्यादातर लोग असंख्य खजाना टावर को लेकर आशावादी नहीं थे। सार सुधार गोली, इस औषधीय गोली के बारे में पहले किसी ने सुना ही नहीं था। कम से कम पूरे राजपुर राजधानी क्षेत्र में किसी ने भी ऐसी स्वर्ग विरोधी औषधीय गोली के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यहां तक कि जब भगवंत शेखर ने आरव के शब्द सुने तो उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इन साधारण योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। चौकसी परिवार के निवास पर कई उच्च स्तरीय सदस्य इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। बुजुर्ग अखिलेश, आपकी राय में असंख्य खजाना टावर द्वारा इस सार सुधार गोली को लाने की कितनी संभावना है? ध्रुव चौकसी ने पूछा। बुजुर्ग अखिलेश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे विचार से 10% भी नहीं। सार वर्धक गोली का सूत्र हेवनस्पिन दुनिया में कम से कम 10 करोड़ वर्षों से प्रचलित है। इसे बहुत पहले ही अपनी सीमा तक विकसित कर लिया गया था। एक औषधीय गोली दिखने से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? 10,000 कदम पीछे हटो। भले ही उस बच्चे में सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने और गोली के सूत्र को बेहतर बनाने की क्षमता हो, लेकिन मौजूदा आधार पर 5% की वृद्धि पहले ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच रही है। औषधीय प्रभावकारिता को दोगुना कर दो। हुर हुर, बकवास। अखिलेश की बातें सुनकर सभी के दिलों में संदेह का आखिरी निशान भी गायब हो गया। चूंकि ऐसा है तो ये असंख्य खजाना टावर है जो अपनी अंतिम सीमा पर है, कुमार चौकसी ने कहा। बड़े अखिलेश मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही असफल हो जाना चाहिए था। इतने सालों में वे शायद अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। बुजुर्ग अखिलेश के शब्दों ने सभी को राहत की लंबी सांस दी। लगभग 30 वर्षों से चली आ रही ये भीषण लड़ाई आखिरकार समाप्त हो सकता है। अंततः ये असंख्य खजाना टावर की हार के साथ ही समाप्त हुई। कुमार चौकसी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, असंख्य खजाना टावर को निचोड़ते हुए ये सब सर ध्रुव और बुजुर्ग अखिलेश की बदौलत था। असंख्य खजाना टावर के चले जाने के बाद सर ध्रुव और बुजुर्ग अखिलेश के साधना संसाधन ज्वेल हिल सिटी के शाखा परिवार द्वारा पूरी तरह से भर दिए जाएंगे। एल्डर कुमार चौकसी को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। ज्वेल हिल सिटी का शाखा परिवार और ब्राइटरेस सिटी का मुख्य परिवार एक ही सांस और शाखा के हैं, अच्छे या बुरे के लिए एक साथ बंधे हुए हैं। ध्रुव चौकसी ने हंसते हुए कहा। कुमार चौकसी अपने मन में थोड़ा भयभीत थे। इस ध्रुव चौकसी के अनुभव और चालाकी से मन ही मन चिंतित थे। ये शब्द मानो मना कर रहे थे और मानो स्वीकार कर रहे थे, जिससे आप अपना सिर खुजा रहे थे। ये कुछ न कहने के बराबर था, लेकिन न कहना कहने के बराबर था। ब्राइटरेज सिटी के मुख्य परिवार की युवा पीढ़ी के लिए प्रतिस्पर्धा भी बहुत कड़ी थी। ध्रुव चौकसी के लिए भारी घेरे से बाहर निकलने की चाहत चारों ओर से संसाधनों के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। इसलिए यह शब्द कहना वास्तव में ज्वेल हिल सिटी के शाखा परिवार के करीब आने को स्वीकार करने के बराबर था। कुमार चौकसी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उम्र के साथ चतुर भी हो गए थे। स्वाभाविक रूप से वे ध्रुव चौकसी के शब्दों का अर्थ समझने में असफल नहीं हुए। ध्रुव महोदय, बुजुर्ग अखिलेश, जब असंख्य खजाना टावर गिर जाएगा तो हमारे ज्वेल हिल सिटी शाखा परिवार की दुश्मनी का बदला लिया जा सकेगा। कुमार चौकसी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एल्डर अखिलेश मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, वो बच्चा तो बस एक अतिथि कीमियागर है। हम दोनों के होते हुए
भगवंत शेखर भी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार असंख्य खजाना टावर हट गया तो आरव एक जड़हीन डकवी बन जाएगा। उसे कैसे गूंथना है, क्या ये अब भी दूसरों पर निर्भर नहीं था? चौकसी परिवार के पास 2 शक्तिशाली स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र थे। क्या आरव द्वारा बंदी बनाए जाने से निपटना आसान नहीं था? आधे महीने बाद आरव एकांतवास से बाहर निकला। जब भगवंत शेखर ने आरव को देखा तो वो डर के मारे उछल पड़ा। उसके चेहरे पर मानो कोई भूत देख लिया हो। तुम कैसे आगे निकल गए? आधे महीने पहले आरव स्पष्ट रूप से मध्य चरण ग्रोटो प्रोफाउंड से अभी भी बहुत दूर था। आधे महीने बाद वो आगे निकल गया। इस तरह की गति भी थोड़ी ज्यादा तेज थी, है ना? प्रथम स्तर ग्रोटो प्रोफाउंड से मध्यम स्तर ग्रोटो प्रोफाउंड तक साधना करने वाले साधारण मार्शल कलाकारों को चाहे कुछ भी हो कई हजार साल लग जाते थे। यहां तक कि अत्यधिक प्रतिभा, अत्यंत शक्तिशाली साधना विधियों वाले प्रतिभाशाली लोगों को भी औषधीय गोलियों की मात्रा, इसके लिए भी कई सौ वर्षों का समय चाहिए था। पिछली बार एकांतवास छोड़ने से पहले आरव की साधना की गति अभी इतनी आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन इस बार यह सचमुच थोड़ी ज्यादा तेज थी। 15 दिनों में सफलता प्राप्त करना, क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई बाधा नहीं थी? आरव मुस्कुराए और बोले, पिछले एकांतवास के दौरान कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस बार के एकांतवास ने एक ही बार में बाधा को तोड़ दिया। टावर लॉर्ड ये जानते हैं, मेरे पास न केवल दिव्य श्रेणी दिव्य सार गोली है, बल्कि दिव्य श्रेणी सार सुधार गोली भी है। भगवंत शेखर का पूरा शरीर कांप उठा और उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या तुमने सचमुच सार सुधार गोली को परिष्कृत कर लिया है? आरव हंसे और बोले, क्या यह हो सकता है कि टावर लॉर्ड ने सचमुच सोचा हो कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं? आप देखिए। आरव के हाथ में एक छोटी सी औषधि की शीशी दिखाई दी। खोलते ही औषधि की सुगंध से भर गई। कितनी प्रचुर औषधि शक्ति! भगवंत शेखर ने सुखद आश्चर्य के साथ औषधि की गोली ली और ध्यान से उसकी जांच की। जब पहली बार इस सार सुधार गोली पर नजर पड़ी तो भगवंत शेखर को अपने मन में अतुलनीय विश्वास था कि असंख्य खजाना टावर बच जाएगा। हालांकि दिखावे से औषधि की शक्ति का अंदाजा लगाना नामुमकिन था, फिर भी उस प्रचुर औषधि आभा ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। छोटे भाई, क्या मैं इसे आजमा सकता हूं? भगवंत शेखर ने थोड़ी बेचैनी से पूछा। आरव मुस्कुराए और बोले, जरूर कर सकते हो। भगवंत शेखर ने थोड़ी घबराहट के साथ औषधि की गोली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही औषधि मुंह में गई, पूरे शरीर में एक अद्भुत औषधि शक्ति का संचार हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनका दिव्य सार, जो लंबे समय से गतिहीन था, वास्तव में थोड़ा सा बढ़ गया है। इस खोज ने भगवंत शेखर को अतुलनीय रूप से स्तब्ध कर दिया। तर्कसंगत रूप से कहें तो उनके राज्य के साथ इस तरह की औषधि की गोली उनके लिए पहले से ही पूरी तरह से बेकार थी। भले ही आरव ने दावा किया हो कि इस गोली की औषधि प्रभावकारिता सार बढ़ाने वाली गोली से दोगुनी है, लेकिन ऐसा महसूस करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उनके दिव्य सार में वास्तव में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। जब बगल में खड़े सुरेंद्र नाथ ने देखा कि भगवंत शेखर के चेहरे के भाव बेहद आकर्षक हैं, तो वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, कैसा है टावर लॉर्ड? भगवंत शेखर ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन आरव की ओर मुड़कर एक अजीब सी खुशी से बोले, छोटे भाई आरव, आप वाकई असाधारण हैं। मुझे यकीन है कि जैसे ही ये औषधीय गोली निकलेगी, शायद पूरी हेवनस्पेन दुनिया इसके कारण पागल हो जाएगी। ये सार सुधार गोली वास्तव में पूरी हेवनस्पेन दुनिया के निचले स्तर के मार्शल कलाकारों को लाभ पहुंचाती है। सुरेंद्र नाथ के चेहरे के भाव बदल गए और वे विस्मय से आहें भरने लगे। भगवंत शेखर के शब्दों का भार बहुत भारी था। पूरी हेवनस्पेन दुनिया को लाभ पहुंचाते हुए यह देखा जा सकता था कि यह औषधीय गोली पूरी तरह से स्वर्ग विरोधी थी। यह मूल्यांकन बहुत ज्यादा था। लेकिन आरव मुस्कुराए और एक जेड पर्ची निकाली और मुस्कुराते हुए बोले, यह सार सुधार गोली का पिल फॉर्मूला है, मैं इसे टावर लॉर्ड को दूंगा। इन कुछ वर्षों में इस आरव को असंख्य खजाना टावर की महान कृपा प्राप्त हुई है। मेरे पास इसे चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस सार सुधार गोली के पिल फॉर्मूला को भुगतान के रूप में उपयोग करूंगा। भगवंत शेखर का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने अत्यंत संदेह भरी निगाहों से आरव की ओर देखा और कहा, छोटे भाई आरव, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या आप सचमुच नहीं जानते कि इस सार सुधार गोली का क्या अर्थ है? आरव मुस्कुराए और बोले, ये ठीक इसलिए है क्योंकि मैं इसे जानता हूं, इसीलिए मैं इसे टावर लॉर्ड को दे रहा हूं। भगवंत शेखर ने आरव को एक गहरी नजर से देखा और पाया कि आरव उस समय उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो अंदर से चौंक गया और बहुत जल्दी समझ गया कि आरव ने ऐसा क्यों किया। इस लड़के के विचार कितने सूक्ष्म हैं। गोली का फार्मूला उपहार में देना, यह कदम वाकई बेहद खूबसूरत है। भगवंत शेखर ने मन ही मन आरव की प्रशंसा की। भगवंत शेखर भी इस गोली के फार्मूले का महत्व समझ सकते थे, तो दूसरे इसे कैसे न समझ पाते। एक बार जब यह सार सुधार गोली फैल गई
तो ये निश्चित रूप से एक महामारी की तरह पूरे हेवनस्पिन दुनिया में फैल जाएगी। इस तरह सार सुधार गोली न केवल आरव के लिए अच्छी नहीं थी, बल्कि एक गर्म आलू भी बन गई, इतनी कि ये एक घातक आपदा को आमंत्रित कर सकती थी। लेकिन अगर असंख्य खजाना टॉवर के पास सार सुधार गोली का फार्मूला होता तो ये बिल्कुल अलग होता। असंख्य खजाना टॉवर स्वर्गीय सम्राट मायरियार्ड ट्रेजर भगवान का व्यवसाय था। उनके व्यवसाय पर विचार करने की हिम्मत रखने वाले लोग वास्तव में बहुत कम थे। यहां तक कि उन सच्चे महाशक्तियों को भी स्वर्गीय सम्राट मायरियार्ड ट्रेजर भगवान से एक तुच्छ प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के गोली के फार्मूले के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। यह पहला बिंदु आरव का बुद्धिमानी भरा और विवेकपूर्ण आत्मसंरक्षण का कदम था। दूसरा बिंदु, जैसा कि आरव ने स्वयं कहा था, उस दया का बदला चुकाने के लिए था। बस ये बड़ा उपहार थोड़ा ज्यादा भारी था। एक बार सार सुधार गोली निकल जाने पर असंख्य खजाना टॉवर निश्चित रूप से ज्वेल हिल शहर में सूखे पत्तों को कुचलने की तरह फैल जाएगा, और असंख्य खजाना टॉवर में गोली का फार्मूला दान करने वाले भगवंत शेखर को निश्चित रूप से उच्च वर्ग का पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त होगा। ये उपकार बड़ा नहीं कहा जा सकता। बेशक भगवंत शेखर समझ गए थे कि अगर ये सावधानी से नुकसान से बचने के लिए था, तो आरव इस गोली के फार्मूले को बिल्कुल भी नहीं हटा सकते थे। जब तक वो उसे बाहर नहीं निकालता, तब तक आरव से उसका कोई लेना देना नहीं था। इस तरह यह देखना काफी था कि आरव रिश्तों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने असंख्य खजाने टॉवर को बचाने के लिए ही ऐसा बम निकाला था। भगवंत शेखर ने गहरी सांस ली और कहा, छोटे भाई आरव, मैं समझ गया। भविष्य में हम एक दूसरे को भाई कहेंगे। ये उपकार, बड़े भाई, मुझे मिल गया। आरव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। भाई भगवंत, इस सार सुधार गोली का शोधन थोड़ा मुश्किल है। अगर एल्डर रेड्डी को कोई ऐसा क्षेत्र समझ में नहीं आता है, तो आप उन्हें मेरे पास आने के लिए कह सकते हैं। भगवंत शेखर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एल्डर रेड्डी ऊपर से भेजे गए नए वन स्टार कीमिया देवता थे। बस उसके आने के बाद असंख्य खजाना टॉवर की परेशानी में कोई बदलाव नहीं आया। अरे, फिर देर से आया। तुम जानवरों के झुंड, अभी तो बहुत जल्दी है ना? असंख्य खजाना टॉवर आज सार सुधार गोली का एक और बैच जारी करने वाला है। पहले नहीं आ रहा, सूप का एक घूंट भी नहीं पी सकता। अरे, मैं तुम्हें 50 दिव्य सार पत्थर दूंगा, तुम अपनी जगह मुझे दे दो, कैसा रहेगा? चले जाओ। सिर्फ 50 दिव्य सार पत्थर से मेरी जगह खरीदना चाहते हो? 500, एक भी कम नहीं। और तो और, सार सुधार गोली खरीदने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक पत्थर बांटना होगा। मैं असली कीमत पर खरीद लूंगा। भाड़ में जाओ तुम। जैसे ही सार सुधार गोली बाहर आई, वो तुरंत एक बवंडर की तरह पूरे ज्वेल हिल शहर में छा गई। असंख्य खजाना टॉवर का दरवाजा लगभग खुल ही गया था। आरव ने उस आधे महीने के समय का सदुपयोग किया और सार सुधार गोली का एक बड़ा बैच तैयार कर लिया। बाकी की उसे परवाह नहीं थी। संचालन में भगवंत शेखर और सुरेंद्र नाथ स्पष्ट रूप से उससे कहीं ज्यादा अनुभवी थे। दोनों लोगों ने प्रचार के कई हथकंडे अपनाए और मुफ्त में गोली का परीक्षण करने के लिए मार्शल आर्टिस्टों के 3 समूहों को बाहर से भर्ती किया। पहले बैच में काफी लोगों के मन में संदेह था। जो लोग वास्तव में गोली का परीक्षण करने आए थे, वे ज्यादा नहीं थे। लेकिन ठीक इसी पहले बैच के लोगों द्वारा गोली का परीक्षण करने के बाद सार सुधार गोली की प्रतिष्ठा एक ही झटके में धूमिल हो गई। सार सुधार गोली एक बिल्कुल नई तरह की औषधीय गोली थी। पहली बार इस औषधीय गोली का सेवन करने पर इसके प्रभाव सबसे ज्यादा स्पष्ट थे। हालांकि सभी को सार सुधार गोली के औषधीय प्रभावों पर संदेह था, लेकिन ध्यान देने वाले लोग काफी थे। आखिरकार असंख्य खजाना टॉवर ने तो पहले ही बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, लेकिन गोली का परीक्षण करने वाले कुछ लोगों द्वारा सार सुधार गोली का सेवन करने के बाद परिणाम तुरंत दिखाई देने लगे और उनकी आभा उसी समय बहुत बढ़ गई। इस तरह का प्रभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा सार वर्धक गोली नहीं पा सकती थी। गोलियों का परीक्षण करने वाले लोग मानो कोई खजाना पा गए हों। सभी अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। इससे सबकी भूख बढ़ गई। इसलिए गोली परीक्षण के दूसरे और तीसरे बैच के स्लॉट देखकर सब पागल हो गए। जब किसी को गोलियों का परीक्षण करने का स्लॉट मिला, तो उसने उसे ऊंची कीमत पर नीलाम कर दिया। कहा जाता है कि सबसे ऊंची कीमत पर 10,000 निम्न श्रेणी के दिव्य सार रत्नों की नीलामी हुई। गोलियों के परीक्षण के 3 बैचों के बाद असंख्य खजाना टॉवर की बिक्री तुरंत चरम पर पहुंच गई। एक अभूतपूर्व विस्फोट। कीमत वही, लेकिन औषधीय प्रभाव सार से 2 गुना। सार सुधार गोली है, फिर भी कौन जाकर सार वर्धक गोली खरीदेगा? इसलिए सिर्फ चौकसी परिवार ही नहीं, निगम परिवार और मां के परिवार की दुकानें भी रातों रात लगभग पूरी तरह वीरान हो गई। चौकसी परिवार, सब लोग गरम तवे पर चींटियां बन गए। सभी बेचैनी से गोल गोल घूम रहे थे। बुजुर्ग अखिलेश,
क्या तुमने नहीं कहा था कि सार सुधार गोली का अस्तित्व बिल्कुल असंभव है? अब हमारे पास कोई प्रतिक्रिया उपाय नहीं है और हम बहुत निष्क्रिय हैं। ध्रुव चौकसी बड़बड़ाया। बुजुर्ग अखिलेश का चेहरा भी बहुत बदसूरत था। बेशक उससे भी ज्यादा ये शर्मनाक था। उसने पहले ही निश्चितता के साथ कहा था, ये घोषित करते हुए कि असंख्य खजाना टॉवर के लिए जो भी सार सुधार गोली हो उसे परिष्कृत करना बिल्कुल असंभव है। अब इस चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। दरअसल ध्रुव चौकसी जानता था कि अगर चौकसी परिवार पहले से ही जवाब दे भी देता और सार सुधार गोली के शक्तिशाली हमले का सामना करता, तब भी वे पूरी तरह से असमंजस में थे कि क्या करें। इसमें मुझे भी दोष नहीं दिया जा सकता। क्या आप सब जानते हैं कि इस सार सुधार गोली के प्रकट होने का क्या मतलब है? बुजुर्ग अखिलेश ने कहा। इसका मतलब है कि हमारे ज्वेल हिल सिटी का शाखा परिवार अब और नहीं टिक सकता। ध्रुव चौकसी ने गुस्से से कहा। इन कुछ दशकों में असंख्य खजाना टावर को चुनौती देने के लिए चौकसी परिवार ने बहुत ज्यादा खर्च किया। वे मूल रूप से असंख्य खजाना टावर को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ज्वेल हिल सिटी पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे असंख्य खजाना टावर को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, बल्कि असंख्य खजाना टावर को सीधे वार करने देंगे। ये वार बहुत ही जबरदस्त था। ये उन्हें सीधे मौत के घाट उतार सकता था। बुजुर्ग अखिलेश ठंडे स्वर में मुस्कुराए और बोले, मूर्ख ध्रुव चौकसी, तुम्हारे क्षितिज बहुत उथले हैं। तुम भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां कैसे ले सकते हो? मेरे विचार से इस सार सुधार गोली का प्रकट होना पूरी हेवनस्पेन दुनिया को प्रभावित करेगा। स्वर्गीय सम्राट मायरिया ट्रेजर भगवान इस औषधीय गोली का उपयोग अनगिनत धन इकट्ठा करने के लिए करेंगे। ध्रुव चौकसी ठंडे स्वर में मुस्कुराए और बोले, हे एल्डर, क्या आपको लगता है कि मैंने इस बिंदु पर विचार नहीं किया है? बस क्या आपको लगता है कि आरव नाम का वो लड़का गोली का फार्मूला सौंप देगा? इस गोली के फार्मूले का मूल्य बस अनुमानित नहीं है। इतने बड़े मुनाफे का सामना करते हुए कौन इसे आसानी से थूक देगा? बुजुर्ग अखिलेश ठिठक गए। उन्होंने इस परत के बारे में नहीं सोचा था। ध्रुव चौकसी ने बुजुर्ग अखिलेश की ओर देखा और आगे कहा, तो ये बच्चा अपनी कब्र खुद खोद रहा है। देखो ना, वे अभी कैसे खुशियां मना रहे हैं। बहुत जल्द वो लड़का और असंख्य खजाना टॉवर निश्चित रूप से सारी मर्यादा खो देंगे जब समय आएगा। है। ध्रुव चौकसी का विश्लेषण सुनकर बुजुर्ग अखिलेश और बाकी लोगों में एक बार फिर उम्मीद जगी। कुमार चौकसी ने कहा, तो सर ध्रुव का मतलब यह है कि हम तब तक डटे रहें जब तक वे गिर न जाएं? ध्रुव चौकसी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। कुमार चौकसी के चेहरे पर एक भद्दा भाव था जब उन्होंने कहा, लेकिन हमारे ज्वेल हिल सिटी का शाखा परिवार असंख्य खजाना टॉवर की विशाल संपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। इन कुछ वर्षों में हमने अपने सभी संसाधन पहले ही समाप्त कर दिए हैं। इसी तरह टालमटोल करते रहने से मुझे डर है कि असंख्य खजाना टॉवर गिर न जाए और हमारा चौकसी परिवार पहले ढह जाएगा। ध्रुव चौकसी कई दशकों से ज्वेल हिल सिटी में रह रहे थे और स्वाभाविक रूप से चौकसी परिवार के वित्तीय संसाधनों की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्होंने इस बारे में सोचा और कहा, इन 2 दिनों में मैं मुख्य परिवार से मदद मांगूंगा। उन्हें ज्वेल हिल सिटी के शाखा परिवार का समर्थन करवाने दूंगा। अब तक तो युद्ध हो चुका है, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है। कही और एल्डर राव, ये कैसा है? आपने इसे परिष्कृत किया? जो पूछ रहा था वो था राजपुर राजधानी शहर, जिसके अधीन ब्राइटरिज काउंटी और ज्वेल हिल शहर यानी कि काउंटी आते हैं। उसके असंख्य खजाना टॉवर सिटी लॉर्ड के रामकुमार। उनके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति असंख्य खजाना टॉवर का प्रमुख कीमियागर 3 सितारा कीमिया मास्टर राजीव राव था। राजीव राव ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस बूढ़े आदमी ने हजारों वर्षों से कीमिया दांव की खेती की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में प्रथम स्तर मध्यम श्रेणी दिव्य गोली को भी परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। रामकुमार का झटका किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था और उन्होंने कहा, असफल, यह संभव नहीं है ना? एकमात्र प्रथम स्तर मध्यम स्तर की दिव्य गोली, यहां तक कि आप ये शिखर 3 सितारा कीमिया भगवान वास्तव में इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। आधे महीने पहले रामकुमार को सार सुधार गोली का गोली फार्मूला प्राप्त हुआ, जिसे ज्वेल हिल सिटी के असंख्य खजाना टॉवर ने बैक चैनलों के माध्यम से पहुंचाया। भगवंत शेखर की जानकारी मिलने के बाद रामकुमार को तुरंत एक बड़ा व्यावसायिक अवसर समझ में आ गया। इसलिए उन्होंने राजपुर राजधानी के असंख्य खजाना टॉवर के कीमियागरों को संगठित करना शुरू कर दिया और गोली के फॉर्मूले के अनुसार सार सुधार गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि वे बहुत भोले थे। हालांकि असंख्य खजाना टॉवर में कर्मचारियों की कमी थी, फिर भी कुछ 2 सितारा कीमिया देवता मौजूद थे। लेकिन इन 2 सितारा कीमिया देवताओं में वास्तव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सार सुधार गोली को परिष्कृत कर सके। आश्चर्यचकित होकर रामकुमार को परिष्कृत करने के लिए एक 3 सितारा कीमिया देवता मिल गया। नतीजा फिर भी वही रहा। अंत में रामकुमार, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था,
ने अंततः मुख्य 3 सितारा कीमिया देवता राजीव राव से संपर्क किया। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात से हुई कि राजीव राव भी असफल रहे। क्या इस सार सुधार गोली को परिष्कृत करना इतना मुश्किल है? राजीव राव ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह गोली का फार्मूला स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य को अपने में समेटे हुए है। अगर किमियादाओं की गहन समझ न हो तो इसे परिष्कृत करना असंभव है। इस बूढ़े में अभी भी कुछ हद तक सिद्धि की कमी है। दरअसल वो पहले से ही सफलता के बहुत करीब था। यह बहुत बुरा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस अंतिम पड़ाव को पार नहीं कर सका। जब राम कुमार ने ये शब्द सुने तो वो निराश हुए बिना नहीं रह सका। जब उसने अभी अभी सार सुधार गोली का फार्मूला प्राप्त किया था तो उसने सोचा था कि उसने कोई खजाना पा लिया है, लेकिन अब इसे देखकर यह बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं था। अगर इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता तो इस गोली के फार्मूले के और भी प्रभावशाली होने पर भी क्या किया जा सकता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छलनी से पानी खींच रहा होगा। आह, राम कुमार ने असहाय होकर कहा। राजीव राव ने सोचा और कहा, टावर लॉर्ड, मेरे पास एक विचार है। राम कुमार ने उदासीनता से कहा, क्या विचार है एल्डर राव के पास? बेझिझक बताइए। राजीव राव ने कहा, मैं ज्वेल हिल सिटी जाना चाहता हूं। राम कुमार ठिठक गए और जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोले, यह उचित नहीं है ना? एल्डर राव, आपका पद बहुत ऊंचा है। आप अपने इस उच्च पद को उस धर्मनिरपेक्ष स्थान पर कैसे ले सकते हैं? आप उस अतिथि कीमियागर से मिलना चाहते हैं जिसका नाम आरव है ना? अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं उसे यहां लाने के लिए लोगों को भेज देता हूं। उनके लिए ज्वेल हिल सिटी ऐसी जगह वहां जाने लायक बिल्कुल नहीं थी। लेकिन राजीव राव ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह ठीक नहीं है टावर प्रभु। जैसा कि कहा जाता है, जो पहले पहुंच गए वे सिखा सकते हैं। चूंकि आरव ने पहले ही सार सुधार गोली को परिष्कृत कर लिया था, इससे पता चलता है कि रसायन विद्या की उनकी समझ मुझसे ज्यादा गहरी होगी। कम से कम प्रथम स्तर की दिव्य गोलियों के शोधन में तो मैं उनसे कमतर हूं। इस तरह का व्यक्ति भविष्य में इस बूढ़े व्यक्ति से आगे निकल ही जाएगा। हमें उसे पर्याप्त सम्मान देना चाहिए। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति एक बार हमारे असंख्य खजाना टावर में नियुक्त हो जाए तो वो भविष्य में असंख्य खजाना टावर का एक स्तंभ जरूर बनेगा। राम कुमार ने सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, एल्डर राव की बात तो सही है। तो मुझे एल्डर राव को एक यात्रा के लिए परेशान करना होगा। हो सके तो आपको उन्हें राजपुर राजधानी शहर लाना ही होगा। राजीव राव ने कहा, कोई परेशानी नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद ये यात्रा मेरे लिए एक भाग्यशाली मौका साबित होगा। असंख्य खजाना टावर द्वारा सार वर्धक गोली लॉन्च किए हुए आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। इस आधे साल में चौकसी परिवार, मां के परिवार और निगम परिवार की दुकानें पूरी तरह से खाली हो गई। सार वर्धक गोली का लॉन्च उनके लिए लगभग एक विनाशकारी झटका था। मां के परिवार और निगम परिवार की हालत अब भी थोड़ी बेहतर थी, लेकिन चौकसी परिवार पहले से ही अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा था। असंख्य खजाना टावर और आरव का विभाजन, जिसके बारे में ध्रुव चौकसी ने निश्चितता के साथ कहा था, वे इसे देख नहीं पाए। ये आधा साल आरव ने बहुत आराम से बिताया। हर दिन सार वर्धक गोली के एक बैच को परिष्कृत करने के अलावा वो विश्व दमनकारी स्तंभ के स्थान के अंदर साधना कर रहा था, अवधारणाओं को समझ रहा था। इस आधे साल ने भगवंत शेखर को भी खुशी से पागल कर दिया। असंख्य खजाना टावर को रोजाना ढेर सारा सोना लाने वाला गुफा कहावत से वर्णित किया जा सकता है। हर दिन भगवंत शेखर सदमे में डूबा रहता था। उसके दिल में एक अंक था, दिव्य सार पत्थर जो असंख्य खजाना टावर ने इस आधे साल में कमाया था, उसे वस्तुतः ब्राइटराइज सिटी उस तरह के बड़े काउंटी के समान श्रेणी में रखा जा सकता था। अंततः चौकसी परिवार अब और शांत नहीं बैठ सका। इस समय ध्रुव चौकसी वर्तमान में ज्वेल हिल सिटी के सिटी लॉर्ड मैनर में था। छोटे भाई ध्रुव, कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई दुष्यंत चौकसी पहले ही स्वर्ग झलक के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, है ना? सिटी लॉर्ड विनोद लाल ने हंसते हुए कहा। ध्रुव चौकसी मुस्कुराए और बोले, भाई विनोद की जानकारी बहुत ताजा है। उनकी सफलता भी पिछले साल की ही बात है। विनोद लाल ने ईर्ष्या भरी नजरों से कहा, दुष्यंत चौकसी की प्रतिभा बहुत ऊंची है और चौकसी परिवार भी उनका समर्थक है। हम गरीब लोगों के उलट हमें तो रोजाना सांसारिक कामों में ही व्यस्त रहना पड़ता है। ध्रुव चौकसी मुस्कुराए और बोले, भाई विनोद, तुम तो नगर के स्वामी हो, तुम्हारे हाथों में बहुत शक्ति है। दूसरे लोग तो बहुत ईर्ष्यालु है। विनोद लाल हंसे और बोले, छोटे भाई ध्रुव चौकसी इस बार आ रहे हैं तो यूं ही नहीं, है ना? ध्रुव चौकसी ने मन ही मन इस धूर्त बूढ़े लोमड़ी को कोसा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी जब उसने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन साधना की बात तो भाई विनोद को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक ज्वेल हिल शहर का चौकसी परिवार इस संकट से उबर जाता है, भाई विनोद की साधना बुजुर्ग अखिलेश द्वारा की जाएगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? अखिलेश चौकसी ने बगल में खड़े होकर जल्दी से कहा, हाँ
बिल्कुल। पहले हमारा चौकसी परिवार ऐसा नहीं कर पाता था। हमें उम्मीद है कि सिटी लॉर्ड महामहिम हमें क्षमा करने की कृपा करेंगे। इस बार हमारे चौकसी परिवार ने एक छोटा सा उपहार तैयार किया है, बस इसे माफी समझिए। एल्डर अखिलेश को यह देते हुए देखकर कुमार चौकसी का दिल खून से लथपथ था। अगर चौकसी परिवार इस विपत्ति से उबर भी जाता है तो भविष्य में उनकी आय का सबसे बड़ा हिस्सा शायद श्रद्धांजलि देने में ही खर्च होगा। ध्रुव चौकसी, अखिलेश चौकसी और अब एक और विनोद लाल को लेते हुए यह खर्च बहुत बड़ा था। ग्रो प्रोफाउंड देवता दायरे के मार्शल कलाकार कुछ गिफ्ट देना अभी भी थोड़े बेहतर थे, लेकिन अखिलेश चौकसी और विनोद लाल दोनों स्वर्ग झलक देवता लोक मार्शल कलाकार थे। चौकसी परिवार पर उनका खर्च अभी भी बहुत ज्यादा था, लेकिन चौकसी परिवार के पूरी तरह से बिखर जाने की तुलना में वो स्पष्ट रूप से इस परिणाम को स्वीकार कर सकता था। ये सब उस गुंडे आरव के कारण हुआ था। कुमार चौकसी लंबे समय से आरव से दिल की गहराइयों तक नफरत करता था। ये विनोद लाल राजपुर राजधानी में सप्त मार्शल गुरुकुल का ध्रुव चौकसी के बड़े भाई दुष्यंत चौकसी के साथ उसी वर्ष का छात्र था। सप्त मार्शल गुरुकुल राजपुर कैपिटल सिटी का सरकारी प्रबंधन वाला स्कूल था। यहां से स्नातक करने वाले छात्र ज्यादातर किसी क्षेत्र के ड्यूक या राजकुमार होते थे, जो विभिन्न प्रमुख काउंटियों का प्रतिनिधित्व करते थे। राजपुर राजधानी शहर यानी कि राजपुर कैपिटल सिटी द्वारा प्रबंधित सप्त मार्शल गुरुकुल से निकलने के बाद एक दूरस्थ ज्वेल हिल सिटी में सिटी लॉर्ड बनने आया, जबकि दूसरा ब्राइटराइज सिटी में डिप्टी सिटी लॉर्ड बना। हालांकि एक प्रधान था और एक डिप्टी, क्योंकि काउंटी अलग अलग थे और स्वाभाविक रूप से उनकी स्थितियां भी अलग अलग थी। दुष्यंत चौकसी, ये उप सिटी लॉर्ड विनोद लाल, इस सिटी लॉर्ड की तुलना में ऊंचा पद और अधिक अधिकार रखता था। इसके अलावा दुष्यंत चौकसी स्वर्गीय झलक के अंतिम चरण में सबसे पहले पहुंच गया था। बाद में उसे राजपुर राजधानी में एक महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता था। इस विनोद लाल की बात करें तो वो एक बेहद चतुर और चालाक बूढ़ा लोमड़ी भी था। अनगिनत खजाना टॉवर और चौकसी परिवार के संघर्ष को उसने स्वाभाविक रूप से अपनी नजरों में ले लिया, लेकिन चौकसी परिवार के आने और उसे ढूंढने का इंतजार करते हुए उसने अपना समय बर्बाद किया। अब चौकसी परिवार वास्तव में और नहीं टिक सकता था। हालांकि वो सिटी लॉर्ड था, विभिन्न प्रमुख परिवारों के करों को उसे उच्च अधिकारियों को सौंपना पड़ा। सिटी लॉर्ड जागीर के पास अभी भी बहुत अधिक खर्च थे। बचे हुए से उसे जो मिल सकता था वो स्वाभाविक रूप से बहुत नहीं था। इसीलिए वो चौकसी परिवार को उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहल करने के लिए इस तरह का तरीका अपनाता था। ये उसकी अपनी जेबें भर रहे थे। एल्डर अखिलेश भाई ध्रुव बहुत विनम्र है। क्या इस बार आप सब इस सिटी लॉर्ड को ढूंढने आए हैं? क्या ये असंख्य खजाना टॉवर के मामलों की वजह से है? तभी विनोद लाल ने अपने पत्ते खोले। ये एक छुपे हुए खतरों वाला भोज है आरव, इस भोज में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, भगवंत शेखर ने गंभीरता से कहा। इस समय भगवंत शेखर और आरव दोनों को एक निमंत्रण मिला। ये दोनों निमंत्रण सिटी लॉर्ड जागीर द्वारा जारी किए गए थे। चारों परिवार इतने लंबे समय तक लड़ते रहे, सिटी लॉर्ड जागीर यानी कि महल हमेशा चुप रहे। इस बार वे आखिरकार आगे बढ़ रहे थे। बस आरव को भी निमंत्रण मिला था। इससे भगवंत शेखर बहुत बेचैन हो गए। आरव मुस्कुराए और बोले, बस जाओ। मैं क्यों न जाऊं? वे सार सुधार गोली पर निशाना साध रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो शायद ये मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। भगवंत शेखर स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वे सार सुधार गोली पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर आरव चले जाते तो उन्हें बेचैनी होती। इस बार जाने वाले सभी विशेषज्ञ थे। वो अकेले आरव की रक्षा नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं, है ना? इस बार सिटी लॉर्ड स्वयं आगे आ रहे हैं। उनके कुछ परिवार चाहे कितने भी साहसी क्यों न हो, वे भी सिटी लॉर्ड के सामने बेकाबू होने की हिम्मत नहीं करते, है ना? आरव ने हैरानी से कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि ये निमंत्रण तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, भगवंत शेखर ने कहा। भगवंत शेखर ने आह भरी और कहा, तुम्हें ये नहीं पता, वो ध्रुव चौकसी, जो चौकसी परिवार के मुख्य परिवार से आया था, उसका बड़ा भाई सिटी लॉर्ड विनोद लाल के साथ सप्त मार्शल गुरुकुल से बाहर आया था। तुम्हारे एकांतवास से बाहर निकलने से पहले सिटी लॉर्ड जागीर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा दमन किया था। उनके इरादे पहले से ही स्पष्ट है। आरव की भौहें तंग गई और उसने कहा, तुम कह रहे हो कि वे मिलीभगत से काम कर रहे हैं, सब हमें निशाना बना रहे हैं? भगवंत शेखर ने सिर हिलाया और कहा, अगर कोई दुर्घटना न हो तो ये होना चाहिए, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि तुम गोल न करो। ज्वेल हिल शहर की स्थिति की जटिलता आरव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि ये उसे डरा नहीं सका। आरव मुस्कुराए और बोले, चूंकि वे पहले से ही हमारे सिर पर सवार है, हम इसे किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकते। आज नहीं जा रहे तो उनके पास फिर से मुसीबत मोल लेने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। इसके बजाय
इस मौके का फायदा उठाएं, सब लोग मिलकर बात करें, यही बेहतर है। भगवंत शेखर ने चिंता से कहा, हे भगवान, बच्चे तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वो सिटी लॉर्ड विनोद लाल एक मध्यम स्तर का स्वर्ग झलक महाशक्ति है। एक बार जब वो तुमसे निपटने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेगा तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। आरव हंसे और बोले, टावर लॉर्ड बहुत ज्यादा चिंतित है, भले ही उनके बीच रिश्ते की एक परत हो। मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएंगे। आखिरकार उनकी पहचान तो वही है। आरव को मना पाने में असमर्थ भगवंत शेखर फिर भी उसे अपने पास ले आए। वो केवल ये आशा कर सकता था कि विनोद लाल को असंख्य खजाना टावर की प्रतिष्ठा के बारे में संदेह हो सकता है और वो आरव के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सिटी लॉर्ड मैनर का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था, भोज भी बहुत शानदार था। सम्मान की सीट पर बैठे युवा सिटी लॉर्ड के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। 3 बार शराब पीने के बाद ही विनोद लाल ने यह विषय उठाया। इस सिटी लॉर्ड को यह चेहरा देने के लिए, सिटी लॉर्ड मैनर में आकर मिलने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहां उपस्थित सभी लोग मेरे ज्वेल हिल काउंटी के शक्ति स्तंभ है। सब कहते हैं कि अगर दुश्मनी का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा न किया जाए तो उसका कोई अंत नहीं होता। क्या सभी सहमत नहीं है? विनोद लाल की नजर एक एक करके सबके चेहरों पर पड़ी। सभी ने तुरंत भारी दबाव महसूस किया। भगवंत शेखर ने भी भारी दबाव महसूस किया। सिटी लॉर्ड महामहिम सही कह रहे हैं, निगम परिवार के वृद्ध मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा, बिल्कुल सही। सब कहते हैं कि मिलनसारिता से धन मिलता है। हाँ, मां के परिवार के बुजुर्ग मुखिया ने भी यही कहा। लेकिन ध्रुव चौकसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई विनोद की बात सही है। ज्वेल हिल काउंटी सबका है, किसी एक परिवार का नहीं। दबंग होना अच्छा नहीं है। विनोद लाल ने भगवंत शेखर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, टावर लॉर्ड आप क्या कहते हैं? भगवंत शेखर के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। वो थोड़ा अजीब सा मुस्कुराते हुए बोले, वो बहुत हिचकिचा रहे थे। जब असंख्य खजाना टावर बंद होने वाला था तब आपने, विनोद लाल, ऐसा क्यों नहीं कहा? अब जब चौकसी परिवार बिखर रहा है तो आप आगे आकर दिखावा कर रहे थे। लेकिन विनोद लाल ने उन पर जो दबाव डाला था वो बहुत ज्यादा था। उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ताकत एक पहलू थी, उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि विनोद लाल जो दर्शाते थे वो राजपुर राजधानी थी। भगवंत शेखर के शब्द उनकी जुबान पर आए, लेकिन आरव ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उफ, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। सिटी लॉर्ड मैनर वाकई कोई साधारण जगह नहीं है। इस व्यंजन का स्वाद लाजवाब है। आरव ने इसका भरपूर आनंद लेते हुए अपने होंठ चटकाए। इस स्थिति में मां के परिवार के मुखिया, निगम परिवार के मुखिया और सुमंत चौकसी बस एक तरफ खड़े रह सकते थे। लेकिन आरव बेफिक्री से भगवंत शेखर के दाहिनी ओर बैठा था और जी भरकर खा पी रहा था। विनोद लाल की भौहें सिकुड़ गई। उसकी नजर आरव की ओर गई, लेकिन आरव ने उसे अनदेखा कर दिया और सिर्फ उसके खाने पर ध्यान दिया। विनोद लाल ने महसूस किया कि उसकी तीर रुई पर लगी है और वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। शुरुआती स्वर्ग झलक भगवंत शेखर ने भी हार मान ली। ये बदमाश दरअसल जानबूझकर परेशानी खड़ी करने के लिए बाहर आया था। आरव, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको इस सिटी लॉर्ड की बातों पर आपत्ति है? विनोद लाल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अपना नाम पुकारे जाने के बाद ही आरव ने अपना सिर उठाया। उसने विनोद लाल की ओर देखा और भावशून्य दृष्टि से कहा, सिटी लॉर्ड महामहिम, क्या आपने अभी कुछ कहा? आपके व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसमें डूब गया था। दिखावा दिखावा करते रहो। जब वो अभी बोल रहा था तो पूरा मुख्य हॉल सुन सकता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव उसे नहीं सुन पा रहा है। लेकिन कहना होगा, आरव आज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वरना वो उन्हें विशेष रूप से बैठने की जगह भी नहीं देते। विनोद लाल ने अपने गुस्से पर काबू पाया और कहा, इस नगरपाल ने पहले कहा था, सब लोग एक ही शहर में रहते हैं और अक्सर मिलते रहते हैं। अगर दुश्मनी का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से न हो तो उसका कोई अंत नहीं। क्या तुम ऐसा नहीं समझते? आरव सुनते ही रोमांचित हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मन? दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन ड्रंकन विंड इनकी लिटिल रेड है। क्या ऐसा हो सकता है कि नगरपाल को पता हो कि ये तुम्हें पसंद है और उसने उसे भी यहां बुलाया है? ड्रंकन विंड इन ज्वेल हिल शहर का सबसे बड़ा वेश्यालय था। ये आरव अब भी जानता था, लेकिन लिटिल रेड उसकी बकवास थी। विनोद लाल लगभग गुस्से में आ गया था, जब तक कि उसे अंदरूनी चोटें नहीं लग गई। ये आदमी स्पष्ट रूप से मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर संवाद डाल रहा था। भगवंत शेखर बगल में बैठकर सुनते हुए पसीने से तरबतर हो गया, जबकि ध्रुव चौकसी और बाकी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। ज्वेल हिल शहर में सिटी लॉर्ड को नाराज करना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। विनोद लाल ने ठंडी खर्राटे भरी, लेकिन भगवंत शेखर से कहा, टावर लॉर्ड,
इस सिटी लॉर्ड ने ज्वेल हिल सिटी में सभी के वर्षों के योगदान के कारण ही ये भोज आयोजित किया है और सभी को आपसी मतभेद दूर करने दिया है। क्या यही आपके असंख्य खजाना टॉवर का रवैया है? इस ठंडी खर्राटों के साथ विनोद लाल ने मध्य स्तर के स्वर्ग झलक की आभा का प्रयोग किया। ये प्रेरणा बहुत ही चौंकाने वाली थी। भगवंत शेखर के हाव भाव बदल गए और वो बोलने ही वाले थे कि आरव ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, हाँ, पता चला सिटी लॉर्ड यही कह रहे हैं। पहले कहो। तुम नहीं कहते, मुझे कैसे पता चलेगा? आपसी मतभेद दूर करना अच्छी बात है। मुझे आश्चर्य है कि सिटी लॉर्ड महामहिम के पास क्या शानदार विचार है। विनोद लाल निर्दयी तरीकों से भगवंत शेखर को दबाने और उसे अधीन होने के लिए मजबूर करने ही वाले थे, लेकिन आरव के इस तरह उपद्रव मचाने पर उसके मुंह से पुराना खून लगभग निकल ही आया। आरव उसे एक गोल चक्कर पर घुमाकर वापस ले आया। क्या ये उसके साथ खिलवाड़ नहीं था? हालांकि विनोद लाल भी हालात को ज्यादा खराब नहीं करना चाहता था। यह सच था कि आज उसका निशाना असंख्य खजाने टावर था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कोई कदम न उठाए। वास्तव में सैन्य शक्ति का प्रयोग करना भी एक समस्या थी। आखिरकार असंख्य खजाना टावर के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। ये एक स्वर्गीय सम्राट का काम था। विनोद लाल ने अपना गुस्सा सहा, ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, मेरे पास एक विचार है। सब लोग इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। टावर लॉर्ड, अगर पैसा कमाना है तो सबको मिलकर कमाना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपके असंख्य खजाना टावर की सार सुधार गोली बहुत अत्याचारी है। इस तरह किसी के पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा। क्यों ना आप सब सार सुधार गोली के विक्रय अधिकार को साझा कर लें और कुछ चौकसी, निगम और मां के 3 परिवारों के साथ बांट लें। लोगों को बहुत धमका रहे हैं। जैसे ही विनोद लाल की आवाज धीमी हुई, भगवंत शेखर बेकाबू गुस्से से भरकर तुरंत उठ खड़े हुए। ये अनुरोध सचमुच बहुत ज्यादा था। आज ये स्पष्ट रूप से एक विश्वासघाती साजिश थी। विनोद लाल ने 3 महान परिवारों को राजत्याग के लिए मजबूर किया था। टावर लॉर्ड, परेशान मत होइए, बैठ जाइए और बात कीजिए। भगवंत शेखर को न बैठते देखकर विनोद लाल के शरीर से एक शक्तिशाली आभा का प्रवाह निकला, जिसने भगवंत शेखर पर दबाव डाला। एक पल में भगवंत शेखर को बहुत दबाव महसूस हुआ। मध्य अवस्था के स्वर्ग झलक की शक्ति प्रारंभिक अवस्था के स्वर्ग झलक से कहीं अधिक प्रबल थी। भगवंत शेखर के पास उसके सामने प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही भगवंत शेखर दबाव सहन नहीं कर सका और अपने नितंब नीचे गिराने ही वाला था, आरव धीरे से उठ खड़ा हुआ। एक हल्की सी आभा की लहर धीरे धीरे उठी। विनोद लाल का चेहरा बदल गया। उसकी निगाहें आश्चर्य से आरव की ओर देख रही थी। आरव की ये आभा साधना क्षेत्र दमन नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की दांव अवधारणा से युक्त थी। आरव की आभा के उभार के नीचे विनोद लाल की आभा में वास्तव में आसन्न पतन का आभास हो रहा था। विनोद लाल बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अगर गतिरोध जारी रहा तो उसका दांव हृदय टूट जाएगा। विनोद लाल ने अपनी आभा वापस ले ली। भगवंत शेखर के शरीर पर दबाव अचानक कम हो गया, लेकिन उसकी नजर आश्चर्य से आरव की ओर मुड़ गई। सिटी लॉर्ड महामहिम, बातचीत से बात की जा सकती है। इस तरह शक्ति से लोगों पर हावी होना अच्छा नहीं है ना? आरव ने मंद मुस्कान के साथ कहा। सभी ने आरव की ओर गंभीरता से देखा। एक मध्यस्तरीय ग्रोटो प्रोफाउंड ने वास्तव में एक मध्यस्तरीय स्वर्ग झलक महाशक्ति की आभा को दूर भगा दिया। यह सुनने में वाकई बहुत अजीब था। आरव की आभा छोटा हेवनस्पिन माउंटेन से उत्पन्न हुई थी। ये अराजकता स्वर्गवस्था सिद्धांत से भी उत्पन्न हुई थी। आरव की साधना पद्धति एक भयानक अस्तित्व थी, जिसने पूरे स्वर्गवस्था जगत की असामान्य गतिविधि को गति प्रदान की। क्या उसके सामने साधना क्षेत्र का दबाव उसे पीटने की ताक में नहीं था? ये सिटी लॉर्ड उसे बैठा रहा है। क्या ये ठीक से बात करने के लिए नहीं है? ये तो टावर लॉर्ड था जो खुद ही उत्तेजित हो गया था। इस सिटी लॉर्ड ने एक अच्छा उपाय निकालने के लिए सभी को एक साथ बुलाया था। विनोद लाल ने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। हालांकि ये उसके अंदर के सदमे को छिपा नहीं सका। तभी उसे पता चला कि उसके सामने बैठा ये मध्य अवस्था का ग्रोटो प्रोफाउंड बालक उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला लग रहा था। भगवंत शेखर से भी ज्यादा। आरव ने भगवंत शेखर को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। फिर वो मुस्कुराया और बोला, सिटी लॉर्ड महामहिम, इस आरव को अप्रिय बातें कहने के लिए दोष न दें। सच तो यह है कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। सार वर्धक गोली का मुनाफा सबको पता है। उनके 3 परिवारों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वे पाई का एक टुकड़ा चाहते हैं। दुनिया में इतनी अच्छी चीज भला कैसे हो सकती है? अरे, हमने भी तो कुछ न करने को नहीं कहा है। जो शर्तें हैं आप सब बेझिझक बताइए, वरना अगर आप सचमुच हम तीनों परिवारों पर दबाव डालेंगे तो असंख्य खजाना टावर का कारोबार आगे चलने की बात भी भूल सकता है। ध्रुव चौकसी ने ठंडे स्वर में कहा।
ये शब्द बिल्कुल बेशर्मी भरे थे। जरा सोचिए तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि ध्रुव चौकसी जिन घिनौने तरीकों की बात कर रहा था वो बिल्कुल वही घिनौने तरीके थे। मतलब था, अगर मुझे मुश्किल हो रही है तो आप सब भी मौज मस्ती करना भूल सकते हैं। लेकिन आरव ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, यही तो बात है। चूंकि आप बातचीत करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको पूरी ईमानदारी दिखानी होगी। जब तक आप सब पर्याप्त कीमत देने को तैयार हैं तब तक ऐसा भी नहीं है कि ये सार वर्धक गोली की अधिकार आपको नहीं दी जा सकती। आरव के शब्दों से सबकी आंखें चमक उठीं। जाहिर है भगवंत शेखर को छोड़कर। आरव, तुम? भगवंत शेखर ने उत्सुकता से कहा। अनगिनत खजाना टॉवर का एकाधिकार इसलिए चल पा रहा था क्योंकि सार वर्धक गोली को इससे फायदा था। अगर वे बिक्री के अधिकार बाकी 3 परिवारों को दे देते तो उनका फायदा खत्म हो जाता। जब तक ये आखिरी उपाय न हो वो बिल्कुल भी राजी नहीं होता। आरव ने उसे एक नजर देखा, उसे संयम बरतने का इशारा किया। ध्रुव चौकसी ने अपने दिल में उमड़ते उल्लास को जबरदस्ती दबाते हुए शांति से कहा, जो भी शर्तें हैं बेझिझक उन्हें बताइए। जब तक बात ज्यादा ना हो मुझे विश्वास है कि कोई मना नहीं करेगा। सब लोग ज्वेल हिल सिटी में हैं, आपसी फायदे में रहेंगे और समन्वित विकास ही सही रास्ता है। आधा साल बीत गया और सार वर्धक गोली की ख्याति धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी फैल गई। इस समय कई दूसरे शहरों के मार्शल आर्टिस्ट भी सार वर्धक गोली खरीदने के लिए दूरी की परवाह किए बिना ज्वेल हिल सिटी की ओर दौड़ पड़ते हैं। इस समय सार वर्धक गोली की कीमत बार बार बढ़ रही थी, लेकिन औषधीय गोली खरीदने आने वाले लोग अभी भी बत्तखों के झुंड की तरह पीछे भाग रहे हैं। इस औषधीय गोली का मुनाफा बहुत ज्यादा था। ध्रुव चौकसी भला कैसे खुश न होते। सिर्फ वही नहीं, 3 परिवारों के बूढ़े मुखियाओं के चेहरों पर भी बेतहाशा खुशी के भाव थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आरव इतनी आसानी से मान जाएंगे। आरव मुस्कुराए और बोले, मेरी मांग बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आप सबके लिए तो बस उंगली उठाने की बात है। ये शब्द सुनकर तीनों परिवारों के दिल हल्के हो गए। लग रहा था मानो असंख्य खजाना टावर आखिरकार सिटी लॉर्ड मैनर से डर रहा हो। आरव थोड़ा रुका, लेकिन उसकी नजर सुमंत चौकसी की ओर गई और उसने उदासीनता से कहा, उसकी जान सार वर्धक गोली के विक्रय अधिकारों के बदले। कैसा है? अच्छा सौदा है ना? बाकी लोग तो ठीक थे, लेकिन चौकसी परिवार के लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। सुमंत चौकसी ने गुस्से से आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चा, तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव चौकसी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या तुम हमारे 3 परिवारों को बेवकूफ बना रहे हो? आरव ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी है। यिन पवन गुफा में चौकसी परिवार के 3 बड़े बुजुर्गों ने कुंडा और मुझे ढूंढ निकाला। मुझे मत बताना कि यह उसका विचार नहीं था। हर अन्याय का एक अपराधी होता है, हर कर्ज का एक कर्जदार। चौकसी परिवार को मौत के मुंह में न जाने देना मेरी सबसे बड़ी कृपा है। पहले आरव को ज्वेल हिल शहर का संतुलन बिगड़ने का डर था और असंख्य खजाना टॉवर के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता था, इसीलिए वो सुमंत चौकसी की जान बख्श दिया था। उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उस समय चौकसी परिवार का सीधे तौर पर सफाया करना भी नामुमकिन नहीं था। लेकिन अब ये चंद परिवार पहले से ही उसके सिर पर सवार थे। आरव उस पर दया कैसे कर सकता था? हे, मेरे चौकसी परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दो। तुम्हारे आदरणीय स्व की भावनाएं कितनी ऊंची है। तुम जैसे लोगों के साथ एक मध्यम स्तरीय ग्रोटो प्रोफाउंड बुजुर्ग अखिलेश ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। आरव, सब कहते थे कि अगर दुश्मनी का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं किया जाता तो उसका कोई अंत नहीं होता। हालांकि चौकसी परिवार ने उस समय तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था, फिर भी तुम अभी सुरक्षित और स्वस्थ हो, जबकि उनके सभी बुजुर्ग मर चुके हैं। इसे भी सुलभ मान लिया गया है। इस सिटी लॉर्ड को मुंह दिखाऊं और इस मामले को यही छोड़ दो, ठीक है? विनोद लाल आखिरकार बोल पड़ा। आरव हंसा और बोला, सार सुधार गोली के मुनाफे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बस एक शर्त है, सहमत हो जाओ, हर बात पर चर्चा हो सकती है। असहमत हो जाओ तो फिर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आरव के सहज वाक्य ने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। माहौल तुरंत एक अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गया। भगवंत शेखर भाव शून्य था, लेकिन मन ही मन वो आरव के प्रति प्रशंसा से नतमस्तक था। ये चाल बहुत ही खूबसूरती से खेली गई थी। गेंद सीधे दूसरे पक्ष की ओर वापस जा रही थी। सुमंत चौकसी का वजन न हल्का था न भारी, बस अच्छा था। अगर आरव की लक्ष्य बुजुर्ग अखिलेश या ध्रुव जैसे कोई होता तो ये बहुत ही बेतुका लगता। सुमंत चौकसी सिर्फ ग्रोटो प्रोफाउंड रियल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन वो चौकसी परिवार का वर्तमान मुखिया भी था। उसकी हैसियत असाधारण थी। इस समय सभी की नजरें सुमंत चौकसी पर टिकी थी, खासकर निगम और मां के 2 परिवारों के बुजुर्ग मुखिया। उनकी निगाहें धुंधली सी उसकी ओर देख रही थी। और भी ज्यादा निंदनीय बात यह थी
कि ध्रुव चौकसी की नजर भी जाने जाने उस पर पड़ गई। जाहिर है वो बहुत उलझन में था। सुमंत चौकसी कौन था? वो मौजूदा हालात को कैसे नहीं समझ पाया? सर ध्रुव, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस लड़के के एक वाक्य की वजह से अपने ही कुल के लोगों को मार डालोगे? सुमंत चौकसी के हाव भाव बदल गए और उसने उससे पूछा, खांसी खांसी। बड़े भाई ने गलतफहमी की है। इस ध्रुव के मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है? ध्रुव चौकसी ने अजीब तरह से कहा। मानना पड़ेगा कि आरव के सुझाव ने उसे वाकई लुभाया था। सुमंत चौकसी इस तरह के मार्शल कलाकार मुख्य परिवार के लोगों में आसानी से मिल जाते थे। सारवर्धक गोली के विक्रय अधिकारों के बदले में किसी एक को खोना फिर भी बहुत सार्थक था। लेकिन इस तरह के शब्द किसी भी कीमत पर नहीं कहे जा सकते थे। जो लोग महान कार्य करते हैं वे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। वो पहले से ही अपने मन में सोच रहा था कि सुमंत चौकसी को गुप्त रूप से निपटाया जाए या नहीं, और फिर शांति वार्ता के लिए आरव को ढूंढा जाए। कुमार चक्षी का भाव भी बहुत भद्दा था। ध्रुव चौकसी का अभी अभी का वो धुंधला सा अदृश्य रूप वो कैसे नहीं बता सकता था? सार सुधार गोली के विक्रय अधिकारों के बदले में उसे अपने बेटे की जान देने के लिए मजबूर करने के लिए वो पीट पीट कर मार डालने पर भी तैयार नहीं था। वो तो असंख्य खजाना टॉवर से ही लड़ना पसंद करेगा। आरव की शर्त ने भोज के माहौल को नाजुक बना दिया था। कुमार चौकसी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, आरव, हम ईमानदारी से आए हैं। क्या तुम भी अपनी ईमानदारी दिखा सकते हो? ईमानदारी? ईमानदारी कहाँ है? हो, इस आरव की आंखें अंधी होने के लिए माफ करना, पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। तुम सब में ईमानदारी नहीं है, पर यह आरव तो सबसे बड़ी ईमानदारी से आया है। सुमंत चौकसी ने उस समय मेरे खिलाफ कार्रवाई की थी, आज उसे इसका हिसाब देना चाहिए, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुमंत चौकसी इतना क्रोधित हुआ कि उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। वो जानता था कि इस समय उसके पिता के अलावा शायद हर कोई उसे मरवाना चाहता है। सिटी लॉर्ड, महामहिम, आरव साफ तौर पर लोगों को मारने के लिए चाकू उधार ले रहा है। उसके उकसावे में मत आना। अगर हम सचमुच मेरे बेटे को मार भी दें तो क्या होगा? अगर उनका असंख्य खजाना टावर मुकर जाए तो क्या करें? कुमार चौकसी ने गंभीरता से कहा। विनोद लाल चुप हो गया। उसके इस रवैये से कुमार चौकसी और सुमंत चौकसी का दिल बैठ गया। इस सिटी लॉर्ड के होते हुए मुझे विश्वास है कि असंख्य खजाना टावर अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, है ना? विनोद लाल ने आरव की ओर गुस्से से देखा और कहा। आरव बिना कुछ कहे मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सुमंत चौकसी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने जल्दी से कहा, सिटी लॉर्ड, आपका क्या मतलब है? विनोद लाल ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा क्या मतलब है? ज्वेल हिल शहर में हर कोई अपनी अपनी क्षमता के बल पर व्यापार कर रहा है, लेकिन आपने दूसरे पक्ष को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा, वो तो पहले ही सीमा पार कर गया। जैसे ही निगम परिवार के मुखिया ने ये शब्द सुने, उन्होंने तुरंत सहमति जताई। हाँ, इस मामले की वजह सबको उगता है। क्या ये सब तुम्हारी उस बेशर्म छोटी बहन की वजह से नहीं हुआ? शुरू से ही ये तुम्हारे चौकसी परिवार की गलती थी, और फिर भी तुम लोग सबको खत्म कर देना चाहते थे। ये तो हद हो गई। मां के परिवार के मुखिया ने यह भी कहा, युद्ध के रास्ते में युद्ध के रास्ते के नियम होते हैं, जबकि व्यापार के अपने नियम होते हैं। सुमंत चौकसी, तुमने ऐसा करके व्यापार के नियमों को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। सुमंत चौकसी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि गिरे हुए आदमी को हर कोई लात मारता है। तुम सब बेशर्म। सुमंत चौकसी इतना गुस्सा हो गया कि उसके मुंह से बोल भी बाहर नहीं रहा था। आज आने से पहले वो अभी भी बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज का ये नाटक उसके लिए अंतिम संस्कार की घंटी बजा देगा। अब इस स्थिति में उसे हर कोई पहले से ही मारना चाहता था और काम तमाम करना चाहता था। यहां तक कि कबीले का साथी सदस्य ध्रुव चौकसी भी अपना चाकू तेज कर रहा था। कुमार चौकसी भी बहुत गुस्से में था और उसने डांटा, तुम दोनों बूढ़े मेरे लिए चुप रहो। तुम सब वाकई हद दर्जे के बेशर्म हो। विनोद लाल ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने जो कहा वह भी सही है। सुमंत चौकसी, चूंकि तुमने कुछ गलत किया है, इसलिए तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम खुद कर रहे हो, या तुम चाहते हो कि ये सिटी लॉर्ड कार्रवाई करे? लग रहा था जैसे विनोद लाल एक बहुत ही नीरस बात पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज में जरा भी भावना नहीं थी। सुमंत चौकसी का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी निगाहों में निराशा के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपनी नियति से बच नहीं सकते। उसकी नजर अचानक ध्रुव चौकसी की ओर गई, मानो जीवन रक्षक तिनके का आखिरी कतरा पकड़ लिया हो, और उसने आग्रहपूर्वक कहा, श्रीमान ध्रुव, हम एक ही कुल के करीबी रिश्तेदार हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी इन नीच दुष्टों द्वारा फूट डालने के शिकार होने वाले हैं? वो ध्रुव चौकसी की हैसियत जानता था। अगर ध्रुव चौकसी ने मुंह खोला तो विनोद लाल शायद बेईमान और बेशर्म न हो। ध्रुव चौकसी ने सीधे आगे देखा और उसे एक नजर भी देखने की जहमत नहीं उठाई।
बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अब सुमंत चौकसी की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े भाई सुमंत, ऐसा नहीं है कि ध्रुव चौकसी आपको नहीं बचा रहे हैं। यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जहां हम जो बुराई खुद पर लाते हैं उसे सहना सबसे मुश्किल होता है, ध्रुव चौकसी ने भावुक होकर कहा। ध्रुव चौकसी के शब्द आखिरी तिनका बन गए जिसने ऊंट को नीचे गिरा दिया। सुमंत चौकसी की सारी कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। अचानक सुमंत चौकसी की आकृति तेजी से मुख्य हॉल से बाहर निकली। मौत को दावत। विनोद लाल ने ठंडी सांस ली और सीधे अपना पंजा बाहर निकाला। सुमंत चौकसी की आकृति अचानक रुक गई, लेकिन ठीक इसी समय कुमार चौकसी ने भी एक चाल चली। वो अपने बेटे को बेरमी से मारे जाते हुए नहीं देख सकता था। विनोद लाल का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अपनी क्षमता को ज्यादा आंकना। बात करते करते विनोद लाल ने अपने पंजे को पैम में बदल दिया। एक अपार शक्ति का उभार पूरी ताकत से उभरा। धमाक। सिर्फ एक पैम, कुमार चौकसी का शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ रहा था। विनोद लाल के सामने बूढ़े चौकसी इतना कमजोर हो गया कि उसके पास जवाबी हमला करने की भी ताकत नहीं बची। इसके बाद विनोद लाल ने अपनी हथेली को एक बार फिर पंजे में बदल दिया। सुमंत चौकसी की आकृति वास्तव में एक शक्तिशाली सार ऊर्जा द्वारा फट गई, जबकि शुरू से अंत तक विनोद लाल बस स्थिर बैठे रहे। हाथ के एक झटके से एक मृत और एक घायल दुनिया को देखने वाली आभा अपनी संपूर्णता में प्रकट हुई। इस समय कुमार चौकसी अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। बड़े बड़े कौरों में खून उगल रहा था। विनोद लाल को देखते हुए उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। निगम और मां के दो परिवारों के पुराने मुखिया भी सिकुड़ गए। विनोद लाल को अविश्वसनीय सदमे से देखते रहे। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि विनोद लाल वास्तव में पहले से ही इस हद तक शक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी स्वर्गीय झलक के अंतिम चरण से बस एक कदम दूर थे। विनोद लाल ने निर्दयतापूर्वक सुमंत चौकसी की हत्या की और कुमार चौकसी को नीचे गिराया, जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठा स्थापित करना भी था। उसने कई सालों से जनता के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। अब उन्हें यह देखना चाहिए कि वो ये सिटी लॉर्ड उकसाने वाला नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात तो आरव को चौंकाना था, उसे अपने वादे का एहसास दिलाना था। बगल में खड़ा भगवंत शेखर पहले ही विस्मय से स्तब्ध था। आने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव के कुछ सहज वाक्य तीन महान परिवारों और सिटी लॉर्ड जागीर के गठबंधन को तोड़ देंगे। अब सुमंत चौकसी मर चुका था और कुमार चौकसी गंभीर रूप से घायल था। चौकसी परिवार लगभग पहले ही अपंग हो चुका था। इस युवक की प्रतिभा न केवल अत्यंत उच्च थी, बल्कि उसके साधन और संसाधन भी अत्यंत दुर्जेय थे, सचमुच भयानक। लेकिन विनोद लाल के साधनों को देखने के बाद भगवंत शेखर के मन में अब भाग्यशाली होने के विचार नहीं रहे। लगता है आरव को भी पता था कि सार वर्धक गोली अब और सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए उसने सार वर्धक गोली का पूरा इस्तेमाल किया और चौकसी परिवार के पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। जाहिर है वो कामयाब रहा। आरव ने ये सब किनारे से देखा। ये सभी लोग खुद को उच्च नैतिक लोगों के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लाभ के आगे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को नकार दिया। वाकई हास्यास्पद। सीधे शब्दों में कहें तो वे नीच लोगों का एक समूह थे जो केवल लाभ चाहते थे। ये सब करने के बाद विनोद लाल ने आरव की ओर उदासीनता से देखा और कहा, सुमंत चौकसी ने ज्वेल हिल शहर की व्यावसायिक विश्व व्यवस्था को तोड़ दिया। उसके अपराधों का प्रायश्चित तो मृत्यु भी नहीं कर सकती। टावर लॉर्ड आरव, आगे क्या करना है ये आप सब पर निर्भर करेगा। हम पर निर्भर? हम पर निर्भर किस पर? आरव मुस्कुराते हुए मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी बातों से सबके चेहरे बदल गए। क्या ये लड़का अपनी बात से मुकरने वाला था? विनोद लाल का चेहरा उतर गया और उसने कहा, आपने जो शर्त रखी है मैं उनके तीनों परिवारों की तरफ से आपको पहले ही वादा कर चुका हूं। अब समय आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। आरव की मुस्कान बहुत ही चमकीली थी जब उन्होंने कहा, वादा? क्या मैंने कुछ कहा था? क्या सिटी लॉर्ड महामहिम ने गलत सुना?